आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही एक डिस्क्लेमर है कि इस स्टॉक के बारे में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगा, ना कि कोई हमारे तरफ से बाई और सेल का रिकमेंडेशन होगा। तो आज इस स्टॉक के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे, बेसिकली फंडामेंटल को लेकर। और इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। इस स्टॉक का बाउंड वीक हाई है 416 रुपये और करंट अभी ये ट्रेड कर रहा है 214 पे। अगर हम सीधी सी बात करें तो इस स्टॉक को अपना बाउंड वीक हाई टच करने के लिए लगभग यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 100% का गेन देना पड़ेगा, तब जाके ये बाउंड वीक हाई होगा। यानी 100% डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। और यहीं इस स्टॉक का मार्केट कैप देखते हैं तो 20,743 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखें तो लगभग 51.6 का है और इंडस्ट्रीज पी जो देखें तो लगभग 31.5 का है। यानी ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्रीज से बहुत ज़बरदस्त, ये तो अभी लगभग 51-52 पे है। ये स्टॉक कभी 80-90 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था बीच में। अभी इसमें इतना ज़बरदस्त करेक्शन हो गया है कि ये स्टॉक अपने जो एक्सपेंसिव होने की वजह से जाना जाता था, आज वो रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल है। रीजनेबल वैल्यू अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज भी 31 का है और ये 51 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेकिन हम इसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, ये अपनी रीजनेबल वैल्यू पे ही है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आरओसी अगर देखें तो लगभग 18 का है और आरओई 13.5 का है। यही कंपनी की जो फेस वैल्यू है ये 5 का है। डिविडेंड यील्ड 0.43 का है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो है लगभग 91.5 करोड़ का और कंपनी के पास जो कैश है वो 143 करोड़ है। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल का बेसिक। यही कंपनी का फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो देखते हुए आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, चाहे ऑडियो में, वीडियो में, या कुछ इसमें और ऐड करना हो किसी कॉन्सेप्ट को, तो वो भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं कि इस तरह से इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान को देख लेते हैं एक बार। तो साथियों, जैसा कि कंपनी के विस्तार की जो योजना है इसके बारे में अगर हम नज़र डालते हैं तो नवीनीकरण ऊर्जा पर अधिक जोर, घरों में उपयोग, टिकाऊ वस्तुओं के बढ़ते उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण तांबे की मांग बढ़ने की उम्मीद है। तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एचसीएल ने अपनी खनन क्षमता को 31 मार्च 2020 तक 3.97 MTPA से बढ़ाकर चरण में 12.20 MTPA करने और फिर चरण में इसे बढ़ाकर 20.20 MTPA करने के लिए विस्तार योजनाएं शुरू की। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो 3.97 से बढ़ के 12.20 पे है फिलहाल, और इसे बढ़ाकर 20.20 करने की योजना बना रही है। तो कंपनी में ग्रोथ तो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी है और इनमें से जो झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में MMDR अधिनियम 2015 की धारा 17A के तहत क्षेत्र के आरक्षण के लिए भी आवेदन किया गया है। विस्तार को 500 करोड़ रुपए की QIP के माध्यम से जुटाई गई धनराशि से विशेष पोषित किया जाएगा। जोखिम और चिंताएं कंपनी की क्या है? LME में तांबे की कीमत में अस्थिरता, इनपुट की लागत में वृद्धि, खनन उद्योग के लिए नियमों में बदलाव, सक्षम भूमि धातु खनन ठेकेदारों की अनुपलब्धता, ये है कुछ जोखिम है। तो कुछ कंपनी के पास प्लस पॉइंट है। सहायक कंपनी HCL की अपनी सहायक कंपनी छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड CCL में 74% की हिस्सेदारी है। ये इनके बारे में डिटेल्स है। निर्यात, बिक्री, उत्पाद, राजस्व, स्थापित क्षमता, आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं सारा रीड करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं रीड नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, बस इसमें एक डिसएडवांटेज यही है कि कंपनी जो है PSU सेक्टर की है, यानी सरकारी
कंपनी है जिसके वजह से इस कंपनी की ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेटल सेक्टर की कंपनी है और मेटल में अभी सभी में, मेटल की ही क्या बात करें, चाहे आप कोई सा भी प्राइवेट सेक्टर का भी कोई कंपनी मेटल का उठा कर देख लीजिए, चाहे वो वेदांता हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, टाटा स्टील हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इन सब में देखेंगे तो ठीक ठाक करेक्शन। हाँ, ये स्टॉक इतना गिर जाएगा ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है 30-40%, 50% तक मैक्सिमम किसी भी स्टॉक में करेक्शन अभी चल रहा है। बढ़िया बढ़िया स्टॉक में 50% करेक्शन हो गया है, जो बहुत बढ़िया है, जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी 30-40%, 30% तो नॉर्मली करेक्शन हो गया है। चाहे आप रिलायंस को उठा कर देख लीजिए, उसमें भी ठीक ठाक करेक्शन हो गए। आप चाहे एल&टी को उठा कर देख लीजिए या किसी भी सेक्टर का, तो सब में करेक्शन चल रहा है, लेकिन इस स्टॉक में कुछ अनुमान से ज़्यादा करेक्शन हो गए हैं और ये अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो को डीपली डिस्कस करेंगे और इसके एक एक पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें फ्यूचर में और क्या ग्रोथ दिख रहा है और कितना और टाइम लगेगा इस स्टॉक को अपना ट्रेंड चेंज करने में। फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप चार्ट पर टेक्निकल देखेंगे तो उसमें डाउन ट्रेंड क्लियर कट शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्टॉक अभी अपने एक सपोर्ट पे कुछ दिनों से साइडवेज है, यानी कंसोलिडेट हो रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में यहीं से रिवर्सल हमें देखने को मिले। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कंपनी का डीपली एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल का। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पीई रेशियो देख रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने देखा 52 के अराउंड में जो पीई है, ये करंट की पीई शो हो रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं पिछले 5 साल का जो मीडियम पीई है, वो लगभग 57 के अराउंड में 56.6 इसका जो मीडियम पीई है पिछले 5 साल का, और उससे ये करेंटली नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो इसका मीडियम पी है 48 का है, यानी थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मतलब इसे एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। और 1 साल की बात करें तो यहाँ मीडियम पी जो है इसका लगभग 86 का है, और उससे आप देख सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। यही अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी इसका जो मीडियम पी निकल के आ रहा है लगभग 70 का है, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 50 पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ है। और मेटल में भी इसका विशेषकर स्पेशलिस्ट तांबा, और तांबा की फिर बात ही क्या करना, मेटल में सबसे महंगा मेटल है, चाहे पीतल हो, कॉपर हो, स्टील उससे नीचे है, लोहा और उससे नीचे है। तो इन सब चीज़ों में अगर कंपेयर करें मेटल सेक्टर में, और वो भी कॉपर, गुड सेक्टर इज द फ्यूचर ग्रोथ। लेकिन अब यहाँ जो करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, ये क्या वजह रही है करेक्शन का, कि जो 30-40% तक करेक्शन होने चाहिए थे वो इस स्टॉक में लगभग 100% करेक्शन हो चुका है। यहीं इस स्टॉक के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। 3 नेगेटिव पॉइंट है और 3 प्लस पॉइंट है, और यहीं पे इसके कुछ पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट में लगभग 7 कंपनियों का नाम है, और ये कंपनी नंबर 2 पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 32-33 का है, और सेल ग्रोथ देखें तो लगभग 11.5 के समथिंग में है, जो कि नंबर दोनों अच्छा देखने को मिल रहा है, अट्रैक्टिव नंबर है। अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 33% के आसपास में हो, सेल ग्रोथ 11-12% हो, तो उसे हम मीडियम से बेहतर तो जरूर कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर ही करना हो तो। यही क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देख लेते हैं कंपनी का, तो फिलहाल जो कंपनी ने Q3 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो कि इस लिस्ट में, जो कि इसमें अपडेट है। तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने अपना लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो नंबर जारी किया है, इसमें सेल का फिगर निकल के आया 328 करोड़। यानी अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ भी डाउनफॉल हमें देखने को मिल रही है, और वो लगभग 70 करोड़ का मामूली नंबर नहीं है ये। और यही ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो यहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त डेंट देखने को मिल रहा है, 518 से 328 पे आ गई स्टॉक, यानी लगभग 200 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ओनली फॉर सेल। यही जब कंपनी 328 करोड़ का आंकड़ा नंबर जब जारी किया था, वहां पे अगर हम देखते हैं जून 2023 में 370 करोड़ का नंबर था, जहां कंपनी का एक्सपेंस था 278 करोड़,
यही इस बार जो कंपनी का एक्सपेंस है वो 220 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 366 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में लगभग 293 करोड़। तो कंपनी ने जो नंबर इस बार जारी किया है, सेल और एक्सपेंस की बात करें तो दोनों में डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी लगभग 33% का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन दर्ज किया है, जो कि हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसमें लगभग 6% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 4% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की नेट प्रॉफिट। कंपनी का सेल हम लोगों ने देखा, एक्सपेंस देखा, अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने नंबर जारी किया था वो 102 करोड़ का था, उसके सामने कंपनी ने इस बार मात्र 63 करोड़ का नंबर नेट प्रॉफिट का जारी किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 40% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उससे प्लस में ही है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन यही ईपीएस देखते हैं तो ये भी हमें फ्लैट ही नजर आ रहा है। 0.65 का पिछले साल भी था और इस साल भी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.05 पिछले क्वार्टर में था, जो कि अभी घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें ऑपरेशनल प्रॉफिट, तो वो नंबर हमें सबसे जबरदस्त अभी तक के पीरियड में कंपनी ने जो नंबर जारी किया है, ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रॉफिट ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जी है, इसमें 35% का नंबर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2014 में 34% कभी, उसके बाद में डाउनफॉल हमें देखने को मिला ज़बरदस्त। कभी तो ये नेगेटिव में चला गया था, मार्च 2022 में लगभग 29% डाउन था। और यहीं पे कंपनी का है, चूंकि हम लोगों ने डिस्कस किया पीएसयू सेक्टर की कंपनी, इसका एक ही डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ जो है वो नंबर हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल को छोड़ के बाकी 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर का बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है और ये अनएक्सपेक्टेड है। इतना बढ़िया नंबर अगर कोई स्टॉक पेश कर रहा है, कोई कंपनी दे रही है, तो उसको बहुत बेहतर कंसिडर करेंगे। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में नंबर देखने को मिल रहा है और बाकी 3 साल, 5 साल और 10 साल में बेहतर ही कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में कुछ खास नहीं है 3 साल और लास्ट ईयर में 17 to 14 ये एक नंबर बेहतर नज़र आ रहा है। यहीं अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व है अभी फिलहाल 1924 करोड़, यही कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 887 करोड़, यानी कंपनी के पास जो रिजर्व है उसका लगभग आधा उसकी देनदारी है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी की देनदारी कम है और कंपनी के पास है ज़्यादा। यहीं कंपनी की टोटल एसेट्स की बात करें तो इसमें कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम चर्चा करें इसका ऑल ओवर तो सबसे हाईएस्ट पे कंपनी अभी नजर आ रही है। एक रिकॉर्ड था कंपनी के नाम पे जो कि 2000 पिछले क्वार्टर में था, 3480 करोड़ का एसेट्स कंपनी के पास पिछले क्वार्टर में था, जो कि अभी घटकर 3386 करोड़ पे आ गया है। मार्च 2024 में कंपनी के पास लगभग 3480 करोड़ का एसेट्स था। ये नंबर बहुत ही ज़बरदस्त है और इस बार थोड़ा सा ये डाउन हुआ। तो एसेट्स भी डाउन हुई है, कंपनी की सेल भी डाउन हुई है, एक्सपेंस भी डाउन हुई है और ईपीएस ईयर ऑन ईयर तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुआ है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास जो क्वांटिटी पड़ा हुआ है वो कंटिन्यू स्टेबल है 66.14 का। और यहीं एफआई की बात करें तो एफआई जहां सभी स्टॉक से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वहां इस स्टॉक में 0.1% अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि स्टॉक में काफी करेक्शन हो गया है। और अगर सही बात करें तो आज से लगभग 12-15 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था। तो आईपीओ भी लगभग 400 के अराउंड में आया था और ये स्टॉक अपना 52 बिघाई लगभग 400 के आसपास में लगाया है। यानी वही जो आईपीओ का प्राइस था वो अभी फिलहाल इस स्टॉक के लिए ज़बरदस्त रेजिस्टेंस साबित हुआ और वहाँ से कंपनी ने जो डाउनफॉल देना शुरू किया वो अभी तक डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इस स्टॉक में अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई है वो ट्रिपल बॉटम फॉर्म को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि अब इस स्टॉक में कुछ बुलिशनेस नजर आ सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा
स्क्रीनर के साइड पे फंडामेंटल, और फंडामेंटल में कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है। और सबसे विश्वसनीयता यहाँ पे आ रही है कि एफआई इस स्टॉक में भले ही नंबर बहुत कम है लेकिन अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यही कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस है जिसको हम लोग डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये म्यूचुअल फंड के साइड पे हम लोग आ गए हैं, और म्यूचुअल फंड के साइड पे जो हमें देखने को मिल रहा है, अगस्त में इस स्टॉक में बाइंग, सितंबर में जबरदस्त बाइंग, सेलिंग शुरू हुआ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में थोड़ा और बाइंग हो गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। जनवरी का डाटा अपडेट हो गया है जो कि नेगेटिव नजर आ रहा है। यही जो जनवरी में सबसे बड़ा सेलर था HDFC आर्बिट्रेज फंड, 7,71,150 इक्विटी का सेलिंग किया है जो कि 0.08% बनता है। वहीं जो सबसे बड़ा बायर है वो है इडवेल, जिसने 9,54,000 इक्विटी की बाइंग किया है। परसेंटेज टर्म में ये बैठता है 0.10%, यानी सेलिंग हुआ है जो वो 0.08%, यानी 0.1% से कम, और बाइंग जो हुआ है 0.1% बाइंग हुआ है, यानी सेलिंग से ज़्यादा नंबर हमें बाइंग का देखने को मिल रहा है। और ये डाटा जो है वो जनवरी का है। तो इसमें अब तो समझ में आप लोगों का समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बातें तो हमें समझ में आ रही है कि जनवरी में म्यूचुअल फंड वाले की तरफ से कुछ सेलिंग हुई है, क्योंकि स्टॉक में इतना करेक्शन हो गया है कि ज़्यादातर लोग अब अपना पोजीशन कट करना ही उचित समझते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, या हम कहते हैं न्यूट्रल, मेरा तो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमें इसलिए रखना है अपने ओपिनियन को, क्योंकि यहाँ से अब करेक्शन के लिए यानी डाउनफॉल कुछ बचा नहीं है। अगर बहुत जाएगा निफ्टी तो मुश्किल से मुश्किल 5%, यानी 22,000 के अराउंड में जाएगा। इससे नीचे जाना फिलहाल मार्केट में पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट कुछ है नहीं जिस पे मार्केट रिएक्ट करे। अब हमें मिलेगा जो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि RBI और सरकार ने बहुत काम किया है जो कि धीरे धीरे नजर आएगा। दवाई खाते ही तुरंत दवाई का असर नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है और RBI का भी विशेष तौर पे ध्यान है। तो इसलिए मार्केट में कुछ टाइम में हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और अभी इस स्टॉक से निकलना मेरे हिसाब से तो कतई उचित नहीं है। जिनके पास भी पड़ा हुआ है वो एक्यूमुलेट करे, एवरेजिंग करे। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। मेरे पास भी, मेरे भी पोर्टफोलियो में स्टॉक है, और लगभग इस स्टॉक में मुझे 25% का रिटर्न नेगेटिव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस स्टॉक को कंटिन्यू होल्ड कर रहा हूं, और इसमें अब कुछ एवरेजिंग का प्लान कर रहा हूं। अभी एवरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी का जो सेंटिमेंट है वो अभी कुछ पॉजिटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूं कि अगर कुछ और डाउनफॉल देखने को मिल जाए तो बहुत बेहतर बात है, उसमें एक्यूमुलेशन में और ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए इसके कुछ प्राइस और टारगेट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो साथियों, जैसा कि ये देख रहे हैं, एक पेपर की कटिंग है जिसमें हिंदुस्तान कॉपर शेयर प्राइस एंड टारगेट। तो जो 2025 का टारगेट दिया गया है वो 425 रुपये का है, जो कि मुझे अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में इसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2026 की बात करें तो 612, और 2030 की बात करें तो 1000 प्लस, जो कि मुझे असंभव या इम्पॉसिबल दिखता है। लेकिन फिर भी अखबार की कटिंग है तो इसको एक्सेप्ट करने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, यानी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ लोगों का रिसर्च लगा होता है और वो ऐसे ही बातें नहीं करते हैं। तो ये हमारे तरफ से थी हिंदुस्तान कॉपर के बारे में कुछ अपडेट। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और वीडियो देखते हुए आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रही है, चाहे ऑडियो में, इमेज में, या वीडियो में, या और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। और इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।